अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनकी स्टडी करेंगे, जैसे मेटालिक नेचर, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इसके अलावा आ जाएगा डेंसिटी, ओके। इसके बाद एटॉमिक रेडियाई हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनिक पोटेंशियल, ट्रांजिशन, ठीक है। इसके अलावा कलर नेचर, मेटालिक नेचर और भी जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, ओके। तो देखो यहाँ पर हर एक प्रॉपर्टी को मैंने बिल्कुल डिटेल में लिया है और छोटी से छोटी पॉइंट्स को भी नोट किया है जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आप कोई भी पॉइंट ना छोड़ें, अच्छी तरह से समझें। अब आता है कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हम ग्रुप में डिस्कस ना करके सीरीज में डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट सीरीज में कैसा है, सेकंड सीरीज में क्या है, या हम कहें कि स्कैंडियम से जिंक तक चलें तो ये प्रॉपर्टीज किस तरह से चेंजेस होंगी, इनका स्टडी करते हैं। अब आता है कि ऐसा क्यों करते हैं, जबकि हम पी ब्लॉक डी ब्लॉक में तो ग्रुप वाइज पढ़ते हैं। तो रीजन ये है बच्चों कि एक सीरीज में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी में या वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा मच डिफर नहीं है। रीजन है कि इनके आउटर मोस्ट सेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है सेम है NS2, तो ये केमिकली ग्रुप में जो है लगभग सिमिलर प्रॉपर्टी के होते हैं। इनमें जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है कुछ डिफरेंट दिखती हैं, उन्हीं की यहाँ पर जनरल ट्रेंड को स्टडी किया गया है। तो यही मैंने लिखा है कि मेंबर्स बिलोंगिंग टू गिवन ट्रांजिशन सीरीज डू नॉट डिफर, ठीक है, डू नॉट डिफर सो मच फ्रॉम वन अनदर, ओके, कि ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफर नहीं है, ओके, फ्रॉम वन अनदर। यहां तक बात समझ गए ना आप कि ये जो सीरीज के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफर नहीं है, ड्यू टू फैक्ट दैट कि इन अ ट्रांजिशन सीरीज देयर इज नो चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। मींस कि अब कॉन्फ़िगरेशन दिखता है NS2, चाहे आप ऊपर से नीचे चले जाए चाहे ऐसे चले, इनके जो कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा वो आउटर मोस्ट का सेम होगा। जो भी चेंज आता है ओनली चेंज इन n-1d orbitals in series. Therefore, the general trends of the some important properties are discussed in series. तो हम यहाँ पर केवल सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन होता है कि इनको सीरीज में क्यों डिस्कस किया गया। तो रीजन ये है कि ये सीरीज में एलिमेंट ज्यादा डिफर नहीं है, रीजन है आउटर मोस्ट सेल का सेम कॉन्फ़िगरेशन होना। समझ गए बच्चों कि किसी संक्रमण श्रेणी के तत्व एक दूसरे से गुणों में अधिक अंतर नहीं रखते जब हम श्रेणी में चलेंगे लेफ्ट टू राइट, क्योंकि प्रत्येक श्रेणी के तत्वों के अंतिम कोष का जो कॉन्फ़िगरेशन दिखता है वो है NS2 और इसी से इनकी केमिकली सेम दिखते हैं। अतः इन तत्वों के गुणों का अध्ययन हम श्रेणी में करते हैं। और यहाँ पर हमने फर्स्ट लिया है मेटालिक नेचर। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है मेटालिक नेचर। तो देखो बच्चों, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये सब मेटल्स हैं, मींस इनमें मेटालिक लस्टर होती है, हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा हाई टेंशन स्ट्रेंथ होना, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का नेचर होना, थर्मल कंडक्टर का नेचर होना, और इनमें सारी क्रिस्टल क्लोज पैकिंग भी दिखती है। ये सारी प्रॉपर्टी इनके मेटालिक नेचर को बताती हैं। इनकी जो मेटालिक नेचर की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम NS इलेक्ट्रॉनों के बेस पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और n-1d इलेक्ट्रॉन्स के बेस पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो केवल आउटर मोस्ट NS2 इलेक्ट्रॉन से डिस्कस्ड नहीं होती, इनके अलावा ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं ये n-1d इलेक्ट्रॉन्स और NS इलेक्ट्रॉन इन दोनों से मिलकर बनी हुई हैं। हम अलग अलग समझेंगे इनको। तो मैंने ये लिखा है मेटालिक नेचर में कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, आर मेटल्स हैविंग मेटालिक लस्टर, हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, समझ गए ना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड एग्जिबिट ऑल टाइप्स ऑफ द क्रिस्टल क्लोज पैकिंग। अभी मैं बताऊंगा किन मेटल्स में कौन सी क्लोज पैकिंग होती है। समझ गए बच्चों कि सभी संक्रमण तत्व धातु हैं, इनमें धात्विक चमक होती है, उच्च घनत्व है, गलनांक है, तन्यता है, अगाध वर्णनीयता है, उच्च तनन सामर्थ्य है, कठोरता है, उच्च
ठीक है, ऊष्मीय और विद्युत चालकता का गुण है और इनमें क्रिस्टल क्लोज पैकिंग मिलती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इनकी मेटालिक नेचर को बताती हैं। यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि जो मेटालिक क्रिस्टल्स हैं इनमें सभी प्रकार की क्लोज पैकिंग मिलती है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, तो स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं। ऐसे ही टाइटेनियम, जर्कोनियम, हॉफनियम, FeRuOs, CD और भी कई एलिमेंट्स हैं, इनमें मिलती है HCP क्लोज पैकिंग। सबसे बेस्ट क्लोज पैकिंग यही होती है। फिर है BCC बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। तो ध्यान से सुने कि देखें कि ये जो क्लोज पैकिंग है वो जरूरी नहीं कि एक प्रकार की क्लोज पैकिंग सिर्फ एक ही टाइप के एलिमेंट्स में है। ये क्लोज पैकिंग एक ही एलिमेंट अलग अलग क्लोज पैकिंग शो कर सकता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर में। तो ये BCC क्लोज पैकिंग इन एलिमेंट्स में मिलती है। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, आयरन, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टैंटेलम, टंगस्टन। ठीक इसी तरह से CCP क्लोज पैकिंग है, NiPdPt, इनमें CuAgAu, क्वाइनाइज मेटल। क्वाइनेज मेटल क्यों बोलते हैं? सिक्का धातु है, क्योंकि इनसे क्वाइंस बनते हैं, सिक्का बनते हैं। इसके अलावा CORHIR, तो ये है CCP। तो इन इस तरह से मेटालिक क्रिस्टल के फॉर्म, मतलब ये जो मेटल है वो मेटालिक क्रिस्टल बनाते हैं और इनमें ये क्लोज पैकिंग मिलती है। अब आता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें जो मेटालिक प्रॉपर्टीज हैं वो केवल अकेला मेटालिक बॉन्ड से भी रिलेटेड नहीं है। इन मेटालिक क्रिस्टल्स में कोवैलेंट बॉन्ड्स भी मिलते हैं, उनसे भी रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं। तो इस तरह से हम देखें कि these metallic properties reveal that both metallic and covalent bonding present in the metallic crystal। ध्यान रखें कि ये जो आपने मेटालिक प्रॉपर्टीज देखी, इनमें ये मेटालिक प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट्स में मेटालिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों की प्रेजेंस को बताती है। अगर आप S ब्लॉक में चले जाएं तो वो सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, मेटालिक लस्टर है, कंडक्टर है। ये प्रॉपर्टी केवल और केवल किससे रिलेटेड है? मेटालिक बॉन्ड नेचर से। बट अगर हम इन एलिमेंट्स में जाएं तो हम इनकी सारी मेटालिक प्रॉपर्टीज केवल मेटालिक बॉन्ड से नहीं बता सकते। देखो कैसे, जैसे NH2 इलेक्ट्रॉन है तो ये इन्वॉल्व्ड इन मेटालिक बॉन्डिंग में यूज होते हैं और इन्हीं के कारण ही थर्मल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेटालिक लस्टर मिलती है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, मेटल कर्नेल बनता है और वो इलेक्ट्रॉन C बनाते हैं, मतलब फैले रहते हैं। और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट के कारण थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मिलती है, मेटालिक लस्टर दिखाई देता है क्योंकि ये लाइट में एक्साइटेड हो जाते हैं। तो इनके जो NH2 इलेक्ट्रॉन है वो मेटालिक बॉन्डिंग में आते हैं और N-1d जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कोवैलेंट बॉन्डिंग में आते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कैसी है बच्चों? S ब्लॉक जैसी। और ये प्रॉपर्टी कैसी है? P ब्लॉक जैसी। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज रखते हैं, मींस S ब्लॉक की प्रॉपर्टी और P ब्लॉक, इसलिए बीच में आ जाते हैं और ट्रांजिशन है। जैसे इनकी हार्डनेस, जितने ज्यादा मेटालिक बॉन्ड मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे मेटल एटम्स के बीच में उतने ही ज्यादा हार्डनेस होती है, उतना ही मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मेटल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है। तो जितने ज्यादा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। आप देखोगे कि किसी भी सीरीज में पहले मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की हार्डनेस बढ़ती जाती है, फिर घटना शुरू होगी। अभी हम मेल्टिंग पॉइंट को ग्राफिकली समझेंगे। रीजन यही है कि इनमें नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स बढ़ते हैं तो इनकी हार्डनेस, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, ब्रिटलनेस, ये सारी प्रॉपर्टी किससे इंडिकेटेड करती है? प्रेजेंस ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग। इन बॉन्डिंग के कारण ही नंबर ऑफ बॉन्ड्स मेटल में बहुत ज्यादा हो जाते हैं पर एटम में, और उनको ब्रेक करना ही भारी मतलब काफी एनर्जी वाली प्रोसेस है। इसीलिए ये एक दूसरे को एटम्स नहीं छोड़ते और यही रीजन है कि ये प्रॉपर्टीज उसमें मिलती है। तो यही मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे N-1d ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बढ़ते जाते हैं। और यही रीजन है कि क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन आर वेरी हार्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि इन एलिमेंट्स में आप देखोगे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये मेटालिक बॉन्ड भी बनाते हैं NH2
और इनमें आप देखो कॉन्फ़िगरेशन की n-1d 5 4s1 या ns1, तो ये इलेक्ट्रॉन तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होने के कारण ही इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल ठीक है ब्रिटलनेस या हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बट अगर आप ZnCd और Hg देखें तो आर सॉफ्टर इन नेचर, दैट्स बिकॉज़ दे डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप देखोगे मरकरी अपने मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड है, जिंक का जो लगभग 4 to 0 ठीक है केल्विन टेम्परेचर पर ही मेल्ट हो जाता है। तो रीजन ये है कि इनमें कोवैलेंट बॉन्ड्स नहीं होते, इनमें केवल और केवल क्या है मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मेटालिक नेचर में कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो मेटालिक बॉन्ड से और कोवैलेंट बॉन्ड से रिलेटेड है। तो इनकी मेटालिक नेचर में ये प्रॉपर्टी बताती है कि इन क्रिस्टल्स में 2 टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके अच्छी तरह से समझा दिया है। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो आप देखोगे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, मींस ये जो मेटल्स हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होते हैं, ग्रेटर देन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ एक्सेप्शनल छोड़ दें तो लास्ट सीरीज के लास्ट मेंबर्स को छोड़ दें तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट 1000 से ऊपर है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है इनमें मेटालिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्डिंग दोनों ही स्ट्रांग होती हैं। ऐसे में मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, मेटालिक बॉन्ड होने से इनको ब्रेक करने के लिए लार्ज अमाउंट में एनर्जी लगती है। अब हम आते हैं कि एक पर्टिकुलर सीरीज में चले तो किस तरह से वेरिएशन आता है। तो आप देखोगे कि किसी पर्टिकुलर सीरीज में जब हम चलते हैं तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट, मेनली मेल्टिंग पॉइंट, वो पहले जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे d ऑर्बिटल्स में बढ़ते हैं बढ़ता जाता है और मिडिल तक पहुंचते पहुंचते मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। इसके बाद लगातार फिर क्या होता जाता है, डिक्रीज होता है और लास्ट में जो है जिंक, कैडमियम और Hg में हर एक सीरीज में मिनिमम हो जाता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इनमें जो मेटालिक बॉन्ड बनते हैं या हम कहें कि इसमें जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है वो मेटालिक के साथ साथ कोवैलेंट बॉन्ड के कारण है। तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जैसे जैसे बढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इनको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगी। तो जैसे जैसे पहले सीरीज में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, मेटालिक बॉन्ड बढ़ेंगे, मिडिल में मैक्सिमम हो जाएंगे, फिर उनकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है जिससे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। यही रीजन है कि क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, इनमें सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण मैक्सिमम क्या मिलता है इनमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जबकि जिंक, कैडमियम और Hg इनमें मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट मिलता है। रीजन है इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम है। तो समझिए बच्चों कि दीज मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू टू स्ट्रॉन्गर मेटालिक एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग। ये दो रीजन है इनमें, मेटालिक एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग। एंड बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेस विद इंक्रीज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1d ऑर्बिटल्स। और जैसे जैसे n-1d ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं ये मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, बिकॉज नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जैसे d ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड बढ़ेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बढ़ेंगे तो मेटालिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मेटालिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं कि इन पर्टिकुलर सीरीज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज एलिमेंट्स राइज टू मैक्सिमम मिडिल ऑफ सीरीज। पहले ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और मैक्सिमम कहां पहुंच जाता है, मिडिल ऑफ सीरीज, एंड देन एज टू मिनिमम एंड ऑफ द सीरीज। और कहां पर मिनिमम हो जाता है फिर, एंड ऑफ द सीरीज, because beginning of the series number of unpaired electrons are increases with increase atomic number। समझ गए बच्चों कि सीरीज के पहले जैसे जैसे क्या होगा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, d1 d2 d3 d और d5 तक पहुंच जाएगा।
और मैक्सिमम अनपेयर्ड हो जाएंगे। इसके बाद D6 से लेकर D10 तक पेयरिंग स्टार्ट होगी और पेयरिंग होगी तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते हैं। ऐसे में क्या हो जाएगा, एंड रीचेस मैक्सिमम इन मिडिल ऑफ सीरीज एंड देन डिक्रीज ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन तो ये पेयरिंग होने लगती है। और ड्यू टू दिस रीजन क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन ये तीन एलिमेंट्स शो मैक्सिमम मेल्टिंग एंड जिंक, कैडमियम, Ag सो मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट। Ag का तो 234 केल्विन है जो कि लिक्विड मेटल है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर में। और मेल्टिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम 3d to 4d, 4d to 5d सीरीज, 6d सीरीज ड्यू टू इंक्रीजिंग बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बढ़ती, देखो नंबर ऑफ बॉन्ड्स उतने हैं बट जो साइज है एटम की वो तो बढ़ नहीं रही है। और बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इन ग्रुप ड्यू टू, ठीक है, इंक्रीज न्यूक्लियर स्ट्रेंथ, ठीक है, अट्रैक्शन। बहुत ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता है ना, न्यूक्लियर में जो चार्ज है वो बढ़ गया, साइज नहीं बढ़ी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, जिसके कारण ही बॉन्डिंग स्ट्रेंथ भी सीरीज में नीचे की तरफ बढ़ती जाती है। मींस 3d से ज्यादा 4d और 4d से ज्यादा 5d सीरीज के मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। तो समझिए बच्चों की संक्रमण तत्वों के जो गलनांक है अत्यधिक उच्च होते हैं, लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, क्योंकि इनमें प्रबल धात्विक और सहसंयोजी बंधन होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि इनके क्रिस्टल में धात्विक बंध भी हैं और सहसंयोजी बंध तथा बंध सामर्थ्यता अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से बढ़ती है। जैसे जैसे n-1d ऑर्बिटल्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे बंध सामर्थ्यता बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल में सहसंयोजी बंधों की संख्या बढ़ती है। किसी भी श्रेणी में मेल्टिंग पॉइंट पहले बढ़ता है और मध्य में अधिकतम हो जाएगा, फिर घटता है और लास्ट में सबसे कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले श्रेणी में D1 से लेकर D5 तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बढ़ते जाएंगे और फिर युग्मन होने लगता है जिसके कारण कोवेलेंट बॉन्ड्स घटते हैं। जैसे जैसे कोवेलेंट घटेंगे मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी तो मेल्टिंग पॉइंट घटता है। और यही रीजन है कि आप देखते हैं कि क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन में अधिकतम गलनांक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉन है, जबकि जिंक, कैडमियम और Ag में न्यूनतम गलनांक मिलता है क्योंकि उनमें न्यूनतम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या है ही नहीं होते। और वर्ग में नीचे की ओर चलने पर ये आप देख रहे हैं 3d, 4d, 5d, 6d इस तरह गलनांक बढ़ते हैं क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो नहीं बढ़ रहे ऊपर से नीचे चलने पर, लेकिन न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता है जिससे बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहां तक आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, एक है एटोमाइजेशन एंथैल्पी, डेल्टा HA परमाणविक एंथैल्पी। इसको यहां पर इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटोमाइजेशन एंथैल्पी के। अब ये होती क्या है, तो देखो एक मोल मेटालिक क्रिस्टल लें और उसको टोटली उसके जो कर्नेल्स हैं या एटम्स उनको टोटली गैसियस स्टेट में बिल्कुल फ्री कर दें। समझ गए ना, फ्री मींस कहां पर, गैसियस स्टेट में फ्री करें कि एक मोल हम क्रिस्टल लें उसको इतनी हीट दें कि उसके सारे एटम्स बिल्कुल टोटली एक दूसरे से फ्री हो जाएं। तो इसके लिए जो भी एनर्जी की जरूरत होती है वही हमारी क्या है, एटोमाइजेशन एंथैल्पी। द हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वन मोल मेटल लैटिस गेट फ्री गैसियस एटम्स मींस कर्नेल्स is called delta HA, atomization enthalpy. Transition elements have very high delta HA. ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि delta HA standard depends upon the number of metallic bonds या कहें covalent bonds. जो metallic bond strength इस पर directly proportional होती है number of unpaired electron and increases with increased number of unpaired electrons. जैसे जैसे ही इन सीरीज में जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे ये बढ़ेगी। और अगर हम ग्रुप की बात करें तो आल्सो इंक्रीजेस विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर, क्योंकि ऊपर से नीचे चलने पर एटॉमिक नंबर बढ़ता है जिससे मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है। समझ गए बच्चों कि एक मोल धात्विक क्रिस्टल को उसके मुक्त परमाणु तक बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता है वही है परमाणविक एंथैल्पी। संक्रमण तत्वों के लिए इसका मान अति उच्च होता है
और श्रेणी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से बढ़ती है और वर्ग में यह परमाणु भार के साथ बढ़ने लगती है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट चेंज होता है सीरीज में और पीरियड ग्रुप में, बिल्कुल वैसा ही। तो यहां पर हम ये कहें कि डेल्टा HA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, समझ गए ना बच्चों, किसमें कि एटम में कितना है, और या फिर कहें कि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या धात्विक बंध, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मैं यहाँ कुछ एलिमेंट्स का फर्स्ट सीरीज के मेल्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ डिग्री सेंटीग्रेड में। तो स्कैंडियम से लेके और जिंक तक चले तो आप देख रहे हैं कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट हैं बढ़ते जा रहे हैं और मैक्सिमम कहाँ पहुंच गए, क्रोमियम में। हालांकि यहाँ पर भी मैक्सिमम होना था, इसमें भी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, फिर यहाँ कम क्यों है? हम इसका एक्सेप्शनल नेचर अलग से एक्सप्लेन करेंगे, अभी बताऊंगा मैं इसका। फिर यहाँ कम हो गया, फिर यहाँ देखो आप डिक्रीज होता गया है लगातार सीरीज में। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स पूछ लिए जाते हैं। अब आप देखोगे कि जो Mn है उसका किससे कम है, Fe से, और Fe का किससे ज्यादा है, कोबाल्ट से भी ज्यादा, और निकल। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। दूसरा आप देखोगे क्रोमियम का आयरन से भी ज्यादा है और Mn से भी ज्यादा है। तो क्रोमियम का आयरन से ज्यादा और आयरन का Mn से ज्यादा है। ऐसे ही इनमें देख लो आप, बेरिलियम है ना, इससे ज्यादा क्रोमियम और क्रोमियम से ज्यादा, क्रोमियम का ज्यादा है Mn। यहां पर अगर आपसे कहा जाए कि जिंक, ठीक है, इससे ज्यादा कॉपर, कॉपर से ज्यादा निकल, इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, और निकल से ज्यादा किसका आ जाएगा, कोबाल्ट का। तो इस तरह से सीरीज में, और यही जस्ट ऑर्डर किसका होता है बच्चों, अगर ये मेल्टिंग पॉइंट या फिर आपसे इनका पूछ लिया जाए एटमाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, डेल्टा H का पूछ ले, मेल्टिंग पॉइंट का, ये सब इसी तरह के, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी मैं एक ग्राफ से बताता हूं। अब हम अगर सीरीज नहीं बल्कि ग्रुप में ऊपर से नीचे चले, थर्ड B देखें आप, तो डेल्टा H यहाँ सबसे कम है, फिर बढ़ती गई है और बढ़ती गई है। तो जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऊपर से नीचे चलता है सीरीज, फर्स्ट थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ D और फिफ्थ से सिक्स्थ D, जस्ट ऐसा ही ये इंक्रीज होगा। कौन, एटमाइजेशन एंथैल्पी। रीजन है कि मोर मेटल बॉन्डिंग इन हैवी मेटल, जितने हैवी होंगे उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ हैवी होगी। तो यहां तक बना लें, फिर मैं एक ग्राफ बताता हूं और एक्सेप्शनल नेचर। अब देखो बच्चों, अगर हम एक ग्राफिकली समझें कि मेल्टिंग पॉइंट या फिर हम कहें एटमाइजेशन एंथैल्पी इस एक्सिस में लें और एटॉमिक नंबर, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का ये ग्राफ है। आप देख रहे हैं स्कैंडियम D1, D2, D3, D5, D5, D6, D7, D8, D10 और यहां पर भी D10, या हम ये कहें कि ये है D9 और ये है D10। तो लगातार आप देख रहे हैं कि D इलेक्ट्रॉन पहले यहां से यहां तक इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, D5 तक मैक्सिमम हो गए। फिर अब यहां पर Mn, यहां पर Tc और यहां पर E, ये है फर्स्ट सीरीज, ये है सेकंड सीरीज, ये थर्ड, बिल्कुल एक से ग्राफ है। तो एक ही ग्रुप के मेंबर्स, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, आप देख रहे हैं 3D5 है, तो यहां पर 3, यहां है 4D5, तो यहां है 6D5, 5D5। तो यहां पर मैक्सिमम पहुंच गया है, जबकि Mn, Tc और Re इनमें भी मैक्सिमम होना था इन्हीं के आसपास का, लेकिन यहां आप देख रहे हैं एक्सेप्शनली ये कम हो गया है। अपने दोनों तरफ के पास के जो एलिमेंट है, मींस यहां आप देख रहे हैं मैं Mn का क्रोमियम से भी कम दिख रहा है, आयरन से भी कम दिख रहा है, फिर लगातार डिक्रीज हो रहा है। ऐसा ही सेकंड सीरीज, ऐसा थर्ड, और आप देख रहे हैं कि फर्स्ट से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट सेकंड के, सेकंड से ज्यादा थर्ड के। मींस अगर हम ये कहें कि मेल्टिंग पॉइंट जो फर्स्ट सीरीज है, इससे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका दिख रहा है बच्चों, सेकंड सीरीज का, और इससे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्या है, थर्ड सीरीज का। इसी तरह से आपसे ये पूछा जाए फर्स्ट सीरीज, ठीक है, Ha सेकंड सीरीज और Ha थर्ड सीरीज, तो ये आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख रहे हैं कैसे। तो ये पहला तो ये है कि बिल्कुल एक से ग्राफ है, ये मैं आपको अलग से समझाता हूं। अब आए इससे ज्यादा इनका, इससे ज्यादा इनका क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है साइज तो नहीं बढ़ता,
इनमें ज्यादा एटॉमिक साइज में डिफरेंस नहीं आता, बट न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से मेटल मेटल बॉन्डिंग जो है हैवी मेटल्स में वो स्ट्रांग हो जाती है, और यही रीजन है कि इनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है। दूसरा ये है कि इनकी डेंसिटी भी इसी ऑर्डर में चेंज होती है, तो जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना डेंसिव लिक्विड उसको अलग करने के लिए उतना ही ज्यादा एनर्जी लगती है। तो इस तरह से, और आप देख रहे हैं कि जो लास्ट मेंबर्स हैं, जिंक है, कैडमियम है, Ag है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू दिख रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर आप इन तीनों में देखें कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बनता। यहां पर मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपने देखा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा है, मैक्सिमम पहुंचा है, मिडिल में मैक्सिमम हुआ है, फिर डिक्रीज हुआ है। फर्स्ट सीरीज से ज्यादा सेकंड, सेकंड से थर्ड, इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज हाई होने से मेटल मेटल बॉन्ड जो हैवी मेटल्स हैं उनमें ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो ये ऑर्डर होता है। अब आता है कि इनमें एक्सेप्शनल नेचर क्यों दिखता है, जबकि इनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इन्हीं के बराबर है। तो देखो बच्चों, रीजन क्या है कि इन एलिमेंट्स में Mn, Tc और I में, Tc और Re में एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। इनमें क्या होता है कि D4 भी माना जाता है, जबकि इनमें तो फिक्स है, इनमें D4 भी हो सकता है, बट इनमें आप देखें एग्जैक्टली D5 कॉन्फ़िगरेशन है, और D5 बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे में जो इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटल्स में होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं और उनका डीलोकलाइजेशन बंद हो जाता है। मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ इस पर डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटालिक बॉन्ड के वो कितना डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। तो इन एलिमेंट्स में जो है ये जो D5 कॉन्फ़िगरेशन के कारण इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड नहीं होते, ऐसे में मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और कम हो जाने के कारण ही मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो इस तरह से हम देखें कि 6B का ज्यादा है 7th BC, मींस क्रोमियम ग्रुप का ज्यादा है मैग्नीज ग्रुप के, और इससे ज्यादा है किसका, मतलब इनका कंपेयर करें तो ये सबसे ज्यादा, फिर ये, और इनसे ज्यादा है इनका। लेकिन ध्यान रखें कि इनका इन दोनों से ज्यादा नहीं है, केवल इसके लिए कंपेयर कर रहा हूं। अभी आपको मैंने पूरी सीरीज बना के बताई है, तो समझ गए ना। यही लिखा है कि these metals have exactly half-filled D5 configuration या D5 orbital, as a result such case इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, इज स्टेबल, हाफ फील्ड के कारण और हाई एक्सचेंज एनर्जी, ये दोनों रीजन में इसको स्टेबल बनाते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टाइटली बाय द न्यूक्लियर चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही टाइटली न्यूक्लियर चार्ज से क्या हो गए, बंध गए, सो दैट द डीलोकलाइजेशन इज लेस एंड मेटालिक बॉन्डिंग इज मच वीकर। समझ गए ना कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड नहीं होते, क्योंकि एक थ्योरी दी गई है रेजोनेंस थ्योरी मेटालिक बॉन्ड की, कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रेजोनेट होंगे, जितने ज्यादा मेटालिक जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो लगातार रेजोनेंस करते हैं एक दूसरे की पोजीशन में, और ऐसे में जब इनमें मेटालिक बॉन्ड में रेजोनेंस नहीं होगा, मींस डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, तो बॉन्ड वीकर पड़ जाएगा, और यही रीजन है कि ये मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हमें दिखता है। समझ गए बच्चों कि इन तत्वों में अर्धपूरित विन्यास है, इससे ये विन्यास स्थायी होता है, जो कि डी कक्षक इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता से बंध जाते हैं। मेटालिक बॉन्ड में एक थ्योरी दी गई है रेजोनेंस थ्योरी, कि कोवेलेंट बॉन्ड लगातार एक दूसरे के साथ रेजोनेंस करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड जो मेटल के साथ बनते हैं, तो ये जब बहुत ज्यादा स्थायी होंगे तब ऐसे में रेजोनेंस नहीं होगा, मींस डीलोकलाइजेशन नहीं होगा इलेक्ट्रॉनों का, जिसके कारण मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, और यही रीजन है कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली दोनों अपने प्रीसीडिंग मतलब पहले और बाद के जस्ट निकटवर्ती जो है एडजेसेंट पोजीशन में उनसे कम दिखता है। आप देख लो कि क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम से ज्यादा है आयरन, और फिर अगर हम यहाँ एक ऑर्डर देखें तो Mn से ज्यादा किसका दिख रहा है बच्चों, आयरन का, और आयरन से ज्यादा क्रोमियम का, इस तरह से। तो ऐसे तो बहुत सारे ऑर्डर्स बन सकते हैं, तो ये इनके मेल्टिंग पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये है इनके बारे में। तो यहां तक आज हम लेते हैं, अब नेक्स्ट जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय।